नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का एक बहुत प्यारा पॉइंट है। उस प्यारे पॉइंट का नाम है हिंदी भाषाई बोध, या जिसे हम यहाँ पर हिंदी अवबोध कौशल के नाम से भी जाने, या फिर हम यहाँ पर इसे हिंदी भाषा कौशल के नाम से भी जाने, या जिसे हम अपठित गद्यांश के नाम से भी जाने और पहचाने। तो ये हमारे पास यहाँ पर नाम इस दृष्टि से आते हुए दिखाई देते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी रोल बड़ा अच्छा होता है। यदि हमारे पास 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 जाने चाहिए, यदि 5 है तो 5 में से 5 प्रश्न जाने चाहिए। ऐसे हालात में किसी परिस्थिति में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ नाम है हिंदी भाषाई बोध या अपठित गद्यांश, होता क्या है? तो जनरली तो बात हमारे पास ये आती कि जब हम हिंदी के अपठित गद्यांश की अगर हम बात करते हैं तो इस अपठित गद्यांश में अपठित शब्द का मतलब होता है कि ऐसा टाइटल जो हमारे द्वारा पहले पढ़ा न गया हो। तो जो हमारे द्वारा पहले न पढ़ा गया हो उस टाइटल को हम यहाँ पर जिस रूप में डिफाइन करते हैं वो टाइटल आपके पास यहाँ पर क्या कहलाता है? तो उसे अपठित कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस अपठित के भी आपके पास कई सारे रूप होते हैं कि अगर हम अपठित को देखें तो कुछ अपठित ऐसे होते हैं, कुछ भाषाई बोध ऐसे होते हैं जो वर्णनात्मक हैं, कोई व्याख्यात्मक है, कोई निष्कर्ष पर आधारित है और कोई व्याकरण पर आधारित होता है। तो जब ये इस प्रकार के पॉइंट हमारे सामने यहाँ आते हैं तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा विशेष करके फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण आधारित अगर अपठित या हिंदी भाषाई बोध आता हुआ दिखाई देगा तो मान करके चलिए कि अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत होना तय है। इसी प्रकार से यदि अगर हम यहाँ पर अगर इसमें देखें कि यदि निष्कर्ष पर आधारित हिंदी भाषाई बोध अगर आ जाए तब हमारे पास ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी प्रश्न के उत्तर के गलत होने की पूरी संभावना जो है वो जाती हुई दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य आपके पास और क्या है? तो ये जो तात्पर्य अपने पास यहाँ आता हुआ दिखाता है वो इसी बात का बोध कराता है कि हमें हिंदी भाषाई बोध से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। यदि अगर गलत होगा तो ये फिर एक प्रश्न का नुकसान कितना होता है वो आप सबको समय रहता है इसमें यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। चलते हैं यहाँ से, पहले इसकी जनरल बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर एक हिंदी भाषाई बोध या अपठित लेते हैं और उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आप कैसे और कितने सारे इस पर प्रश्न देख सकते हो। हिंदी भाषा अवबोध कौशल इस नाम से भी आप इसको जानते और पहचानते हो। इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट आया सबसे पहले अवतरण को। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया आपके पास अवतरण, इस अवतरण को यहाँ पर आप इसे अवतरण कहें, इसे गद्यांश कहें, या इसे भाषाई बोध कहें, या इसे अवबोध कौशल कहें, 4 नाम आपके पास हो सकते हैं, या आप इसे पैराग्राफ कहें। को 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको इस समझ में नहीं आएगा कि इस पैराग्राफ में हमको वर्णनात्मक की तरफ ले जा रहा है, व्याख्यात्मक की तरफ ले जा रहा है, निष्कर्ष की तरफ ले जा रहा है, या व्याकरण वाली बात पर फोकस कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ें आपके पास इसमें आती हुई दिखाई देती है, सबसे पहले आपको 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है। फिर दूसरा पॉइंट, मूल अवतरण में आए शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो मूल भाषाई बोध है, जो गद्यांश हैं, उसमें आए शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको ये बताएंगे। मान लो अगर वहाँ पर उसने पूछ लेना कि ये क्या रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, क्या इसका पर्यायवाची हो सकता है, क्या इसका अनेकार्थी हो सकता है। अगर कोई एक शब्द आया तो इसके लिए वाक्यांश क्या हो सकता है। अगर कोई शब्द आता है तो उसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। अगर कोई शब्द आया तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ये इतने प्रकार के पॉइंट आपको वहाँ से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आपके फोकस में, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। फिर आगे कहा यह जाता है कि ये जो पैसेज होता है उसमें जो अनावश्यक विस्तार होता है, या जो उदाहरण देकर के आपको भाषाई बोध को समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उन उदाहरणों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपका फोकस जिस बात को लेकर के होगा वो ये है कि मूल अवतरण में मूल पाठ का मूल संदेश, मूल दृष्टिकोण, मूल ध्येय, मूल विधेय क्या है, उस बात की तरफ यहाँ पर जाएगा। इसलिए इसमें यहाँ पर अनावश्यक यदि विस्तार हो उसको छोड़ करके आवश्यक वाली चीज़ें। दूसरी बात यहाँ पर उदाहरण, सामान्यतः कहा जाता है कि उदाहरण उन लोगों के लिए होते हैं
ये ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जिनका आमतौर पर ये जो ऊपर वाला जो खोखा होता है खाली होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि उदाहरणों को छोड़कर मूल बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट आपके पास फिर आगे, उसमें इसने कहा कि क्लिष्ट या कठिन शब्दों के अर्थ बड़ी मुख्य भूमिका है यहाँ पर। इसमें ये जो अगर आपके पास आ जाता है, कठिन शब्द अगर आपके पास आ जाते हैं तो इनके अर्थ समझने हैं, क्योंकि वहाँ पर मान लो अगर कोई शब्द आ गया और उस शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो क्या आपको पता है, तो आंसर है कि हाँ, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो क्लिष्ट या कठिन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार जैसे प्रश्न में से वहाँ पर शब्द उठा लिया और आपसे वहाँ पर उसका मीनिंग पूछ लिया तो वो उसमें वहाँ पर ज़रूरी कहीं ना कहीं हो जाता है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो आगे गद्यांश में आए महत्वपूर्ण शब्दों या पदों को रेखांकित करें। अब यहाँ पर चूंकि ये देखा जाता है कि मोड अगर ऑनलाइन है तब ऐसी स्थिति में माइंड में उसको रेखांकित करें कि यार ये मेन पॉइंट था, मेन शब्द था। अगर आपके पास यहाँ पर ऑफलाइन वाले मोड में है, क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने उपलब्ध हैं तो फिर वहाँ पर उसमें अंडरलाइन कर दें कि हाँ ये शब्द है जिसकी सहायता से हमारे किसी प्रश्न का उत्तर बन सकता था, है ना। फिर आगे हर उद्धरण का, अब ये उद्धरण, ये अवतरण, ये पैराग्राफ, ये अपठित गद्यांश, हिंदी भाषाई बोध, हिंदी भाषा अवबोध कौशल, ये सब नाम एक हैं। हर उदाहरण का उचित शीर्षक देने के लिए कहा जाता है। आपको यहाँ पर ये बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है कि यदि कोई पैसेज है तो इस पैसेज का एक एप्रोप्रिएट शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है जो उसी के आदि या अंत में। अब सामान्यतः यहाँ पर पॉइंट आया वो है आदि। आदि का मतलब क्या होता है, तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और यहाँ पर आया अंत, अंत का मतलब है एंडिंग। तो उसने कहा कि यदि अगर आपके पास गद्यांश हैं तो उस अपठित भाषा बोध या हिंदी भाषाई बोध की शुरू की 1-2 लाइनें, आदि की 1-2 लाइनें या अंत की 1-2 लाइनें पर आपका ध्यान इसमें यहाँ पर आकर्षित कराया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए। तो ये इसने यहाँ पर ये बात कही। अगर हम ऐसी परिस्थिति से निकल करके जाते हैं तो हमारा जो शीर्षक होता है, टाइटल होता है, वो हूबहू निकलने की संभावना इसमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये यहाँ पर बात इसमें आती हुई दिखाई दी। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो आगे उन्होंने कहा कि शीर्षक छोटा हो। आगे उन्होंने कहा शीर्षक छोटा हो तथा अवतरण का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। सामान्यतः 2 से 3 शब्दों तक के लिए एप्रोप्रिएट है। सामान्यतः 2 से 3 शब्दों तक के लिए एप्रोप्रिएट है, तो इसलिए उसने कहा छोटा हो तथा गद्यांश का हिंदी भाषाई बोध का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। और इसमें भी यहाँ पर इस प्रकार से बात कही जाती है कि जब तक प्रयास हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, हूबहू उसमें से देने का प्रयास करना चाहिए। इट मीन्स उसके पर्यायवाची शब्दों में देने से आपको बचा जाना चाहिए। यदि अगर आपने उसके पर्यायवाची वाली स्टाइल में किसी हिंदी भाषाई बोध का या अपठित बोध का या हिंदी भाषा अवबोध कौशल का या अवतरण या उद्धरण का आंसर अगर पर्यायवाची वाली स्टाइल में दे दिया तो मान करके चलिए कि उसके वहां पर गलत होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर ये है कि अपने पास पैराग्राफ आया और उस पैराग्राफ में बात हुई कि जल अमूल्य है। अगर हमारे पास वहां पर बात आई कि जल अमूल्य है तो उसमें कहा कि जल अमूल्य है, इट मीन्स क्या, तो वो ये बताना चाहता है कि अगर पैराग्राफ आ गया, उसका शीर्षक नीचे दिया, लाइन चालू हुई थी जल अमूल्य से, नीचे ऑप्शन आया जल अनमोल है, नीचे ऑप्शन आया जल बहुमूल्य है, अब नीचे ऑप्शन आया जल अमोल है। तब ये 4 ऑप्शन में से किस एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव आप करेंगे तो आपके पास उत्तर यहाँ पर जाएगा, और वो ये जाएगा कि जल अमूल्य है। जो हमारे पैराग्राफ में शब्द दिए हुए हैं उनको हूबहू उठा करके उनको हमें आगे की तरफ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। ये बात इसमें मुख्य रूप से आती हुई दिखाई देती है। तो ये आया कि यथासंभव अपने शब्दों में शीर्षक देने से बचा जाना चाहिए। अपने शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में शीर्षक देने से बचा जाना चाहिए जो उस पाठ के अंदर हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत जिन शब्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया गया है, यदि उस पर बिहाफ होकर के आप अपना आंसर देने का
प्रयास करोगे तो आपका आंसर इसमें ज़्यादा सही होगा। और ये वाला रूल हमको 98%, 97% तक लेकर के चलना पड़ता है या 97% तक मानना पड़ता है। हो सकता है कि 2-3% बाई मुश्किल, बाई चांस जो है वो आप अपने आप को आगे पीछे ऊपर नीचे उसमें वहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो ये बात है आपके पास यहाँ पर एक अपठित से रिलेटेड बातें। फिर आगे कि प्रायः शीर्षक लघु हो, प्रायः शीर्षक लघु हो और सारगर्भित हो। लघु का मतलब यही है कि 2 से 3 शब्दों तक हो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे बड़ा वाला शीर्षक आमतौर पर मान्य नहीं किया जाता या फिर इतने बड़े शीर्षक की आवश्यकता इसमें यहाँ पर नहीं होती हुई दिखाई देती। इस बात का अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया इसमें कि एक जो है वो हिंदी भाषाई बोध लिया। अब ये हिंदी भाषाई बोध जिस स्टाइल का आपके पास है वो वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक है, तथ्यात्मक है या निष्कर्षात्मक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या किसी एक टाइटल को हम यहाँ पर जो है वो तथ्यात्मक के रूप में हम कैसे देखते हैं। तो उस तथ्यात्मकता के अंतर्गत आने वाली बातों को पहले मैं आपको यहाँ पर इसको देख लूँ, फिर इस पर आधारित एक 5 प्रश्न आपको मैं बता दूँ और फिर उस 5 के और 25 क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उन बातों को भी मैं आपको यहाँ पर इसमें हाईलाइट करा दूँ। तो इसका नेचर कहीं ना कहीं फैक्चुअलनेस के रूप में आता हुआ दिखाई देता है, तथ्यात्मक जानकारी देता हुआ दिखाई देता है ये पाठ, ये हिंदी भाषाई बोध। जैसे नाम आया कि नाटककारों में कालिदास का नाम सर्वप्रथम आता है, उनका अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब जैसे बात आई आपके पास कि आपसे कहा था कि अंडरलाइन करना, तो यदि अगर आपके पास ऑफलाइन वाला मोड है तब तो आपने अंडरलाइन कर लिया, लेकिन अगर ऑनलाइन मोड वाला है तो फिर यहाँ पर अंडरलाइन करो कि यार कोई बात कही थी इसने कि कालिदास का अंतिम नाटक है, उसका नाम क्या है, तो आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी कथा महाभारत से ली गई है। अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये, अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम और इसकी कथा महाभारत से ली है कालिदास ने। फिर आगे संस्कृत साहित्य की सर्व उत्कृष्ट रचना मानी जा सकती है। अच्छा, संस्कृत साहित्य की सबसे बेस्ट रचनाओं में किसी एक का नाम अगर आता हुआ दिखाई देता है तो वो है आपके पास यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम। इसे कालिदास की अनुपम उपलब्धि कही जाए। मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी उपलब्धि जो आमतौर पर उनके पास नहीं है, अनुपम उपलब्धि कही जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। इसका मतलब है कि अतिशयोक्ति का मतलब तो ये होता है कि जब हम यहाँ पर किसी व्यक्तित्व का या किसी घटना का जब बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं और वो जो बड़ा चढ़ा करके जो किया गया वर्णन है वो आपके पास अतिशयोक्ति कहलाता है। तो उसने कहा कि ये अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व साहित्य में इस नाटक को जो स्थान प्राप्त है, मतलब भारत में नहीं, आंसर अपने पास यहाँ पर आया कि विश्व साहित्य में इस नाटक को जो स्थान प्राप्त है वह अब तक किसी भारतीय रचनाकार की पहुंच से परे हैं। कहने का तात्पर्य आपके पास यह है कि आज तक के जितने भी भारतीय रचनाकार, जितने भी लोगों ने यहाँ पर चाहे भरतारी हो, चाहे अगर आपके पास यहाँ पर और भी भवभूति हो या फिर हम और भी बहुत सारे विद्वानों की बात करें, तो ऐसा कोई विद्वान नहीं आया है जिनकी रचना को यहाँ पर विश्व लेवल तक कहीं न कहीं मान्यता मिलती हुई दिखाई देती है। इस नाटक में कालिदास ने भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों का, मतलब यहाँ पर क्या वर्णन किया है, तो भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों का आदर्श रूप से चित्रण किया है। मतलब जो भारत का जीवन है उस भारत के जीवन को यहाँ पर उभारने का प्रयास किया है। उन्होंने श्रृंगार रस से सुरुचिपूर्ण प्रवाह को काव्य जगत की गौरवशालिनी मर्यादा के भीतर रखकर लोकोत्तर आनंद की सृष्टि की है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो बात आती हुई दिखाई दी पैसेज, इस पैसेज पर आधारित, इस हिंदी भाषाई बोध पर आधारित आपको यहाँ पर किन प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, उन प्रश्नों को जो है मैं इसमें यहाँ पर डिसाइड करता हूँ या इसमें आपको बताता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर अपने पास सबसे पहला प्रश्न आया कि ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इट मीन्स आपके पास ऊपर के गद्यांश का ये वाला टाइटल है। अब यहाँ पर जब अगर हम उचित शीर्षक की अगर बात करते हैं तो इसका क्या जाएगा, तो आंसर आपको इसमें यहाँ पर देना है कि ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक जो नजर आता हुआ दिखाता है वो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नाटक।
या तो आप इसको और 3 शब्द तक ले जाना चाहें तो आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा प्रश्न आपके पास आया कि संस्कृत साहित्य में किस नाटककार का नाम सबसे पहले आता है। तो अभी हमने वहां पर देखा कि संस्कृत साहित्य में किस नाटककार का नाम सबसे पहले आता है, तो उत्तर अपने पास यहां पर गया कि कालिदास का नाम सबसे पहले इसमें यहां पर आता है। फिर तीसरा प्रश्न आपके पास आया कि कालिदास के अंतिम नाटक का नाम बताइए। तो कालिदास का अंतिम नाटक अभी आपने वहां पर देखा कि क्या है, तो ये उत्तर है अपने पास इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो नाम कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दिया, है ना। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा किस भारतीय महाकाव्य से ली गई है। अब बेसिकली महाकाव्य तो आप जानते हैं, महाकाव्य इट मीन्स महान काव्य अर्थात एक बड़ी रचना, है ना। तो ये जो है किस भारतीय महाकाव्य से ली गई है। तो आपने इसमें यहाँ पर देखा कि इसका जो उत्तर है वो क्या है, तो यहाँ पर महाभारत है। क्या इसका उत्तर यहाँ पर रामायण है। अगर आपका वहाँ पर नेचर जब अगर अपन देखते हैं तो उसमें 4 बातें जो है वो ऑप्शन आती हुई दिखाई देगी कि महाभारत है, रामायण है, आदि प्रकार की बातें वो इसमें यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। फिर आगे अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषताएं बताइए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक ऐसा नाटककार है जो आमतौर पर विश्व लेवल तक छाया हुआ दिखाई देता है। ये जो आपके पास यहाँ पर इन 5 प्रश्नों के अलावा जो है इसमें क्या हो सकते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास कैसी थी, तो उत्तर आता हुआ दिखाई दिया तथ्यात्मक। ये आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर फैक्चुअलनेस के संदर्भ में जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये एक हिंदी भाषाई बोध का प्रकार था जिसकी जानकारी आपको होना इसमें यहाँ पर आवश्यक है। अब इसमें यहाँ पर आगे बताऊं कि 5 तो ये हो गए। अगला पॉइंट आपके पास इसमें आ सकता है यहाँ से कि जैसे अपन ने यहाँ से इसमें देखा कि नाटककारों में कालिदास का नाम सर्वप्रथम आता है। बेसिकली जैसे उन्होंने ये शब्द उठा लिया और आपसे ये पूछ ले कि ये संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण क्रिया है, तो यहाँ पर ये किसी व्यक्ति का नाम है। अगर ये नाम है तो ये आपके पास संज्ञा है। अगला प्रश्न यहाँ पर वापस इसी पर आ सकता है कि ये जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, या फिर आपके पास भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तब आपको इसमें यहाँ पर कहोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो ये 2 प्रश्न आपके पास यही बन गए। का नाम सर्वप्रथम आता है, उनका अंतिम नाटक। अब ये जो यहाँ पर आया कि उनका, इट मीन्स यहाँ पर किसका, तब आप उत्तर देते हो कि कालिदास का। तो कालिदास की जगह जो उनका प्रयोग हुआ है ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, क्या आपको इसकी समझ है। तो ये व्याकरणिक दृष्टि से आपके पास क्या है, तो उनका एक सर्वनाम है। सर्वनाम का उपयोग कब करते हैं, तो जब आमतौर पर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको जब हटा देते हैं, है ना, सबके नाम के बदले एक नाम का जब प्रयोग करते हैं तब सर्वनाम आता है। तो ये पॉइंट आ गया। उनका अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी कथा महाभारत से ली गई है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर ये जिसकी कथा, जिसकी इट मीन्स यहाँ पर किस प्रकार का सर्वनाम है। कई बार कई सारी एग्जाम में धुआंधार तरीके से ये प्रश्न आता है। जैसे सामान्यतः जो, जब, जहां, जैसे, जितना, ज्यों, जिन्होंने, जिनमें, जिसके, जिसमें, जिसको, इस प्रकार की जब अगर आइडियोलॉजी आती है तो ये आइडियोलॉजी आपके पास यहाँ पर क्या होती है, ये एक प्रकार का सर्वनाम है सामान्यतः। और वो भी किस प्रकार का सर्वनाम, अगला प्रश्न यही कि यही बना देंगे। पहले तो सर्वनाम है, फिर कहे कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तर अपने पास यहाँ पर जाता है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम का जो कीवर्ड है वो क्या है, तो वो आपके पास आता है जो, सो। तो जो से बनने वाले जितने भी विकारी टाइटल हैं, जो, जब, जहां, जैसे, जितना, ज्यों, जिन्होंने, जब, जहां, ये जो पॉइंट आपके पास आते हैं ये आपके पास हो सकता है। फिर आगे कथा महाभारत से ली गई है। अब जैसे ये उठा लिया और आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर महाभारत, इट मीन्स महाभारत क्या किसी प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो आंसर है कि हाँ, ये भी व्यक्तिवाचक में जाएगी। आगे संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जा सकती है। व्याकरणिक दृष्टि से आपको ये पूछ लेगा यहाँ पर कि बेटा ये बता दे कि संस्कृत शब्द में संधि कौन सी है। तब आपने कहा व्यंजन संधि, सही बात है। फिर अगला है कि इसका संधि विच्छेद करके बता दे। तो जब तुम कहोगे यहाँ पर कि इसमें आया सम प्लस कृत, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर दोगे, जब इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर दोगे तो अगला प्रश्न वो पूछेगा कि यार ये व्यंजन संधि ये ठीक है,
संधि विच्छेद भी ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, जब हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो सरपंच आधे का आगमन हुआ। तो ये संधि वास्तव में प्योर रूप से संधि कौन सी है, तब आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि व्यंजन आगम संधि का एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो स्थिति आती हुई दिखाई दी, इसमें व्यंजन आगम संधि के अंतर्गत जाने वाला ये पॉइंट बनता हुआ दिखाई दिया, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये कि सर्वोत्कृष्ट में क्या आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं? हाँ। तो क्या बनेगा? सर्व प्लस उत्कृष्ट। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर कि सर्व प्लस उत्कृष्ट कौन सी संधि का उदाहरण है? तब अपन ने यहाँ पर कहा कि गुण का। फिर अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर कि ये जो सर्व प्लस उत्कृष्ट हैं या सर्वोत्कृष्ट जो शब्द हैं, इसमें कौन सी दो ध्वनियों का योग हो रहा है? तब हमारी कहीं 12 न बज जाए, इसलिए ये कहा जाता है कि पैसेज को केवल या हिंदी भाषाई बोध को केवल एक सेंस में लेकर के न चलें, है ना। फिर आगे इसे कालिदास की अनुपम उपलब्धि कही जा सकती है। अब यहाँ पर ये आया, इसमें आगे की तरफ चलें तो उसने कहा कि अनुपम में अनु क्या है? उपसर्ग है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है? ठीक है, चलो, संधि समास उपसर्ग में से ही उपसर्ग है। कौन सी भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत का है, हिंदी का है या विदेशी है? तो आप कहोगे ये संस्कृत का है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट आया उपलब्धि में उप जो है वो कौन सी भाषा का उपसर्ग है? कौन सी भाषा का उपसर्ग है ये आपको कही जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अगला यहाँ पर कि कभी कभी जानबूझ करके जो हिंदी भाषाई बोध होता है, हिंदी अवबोध कौशल होता है, उसमें कोई शब्द आपको वहाँ पर गलत लिख करके दे दिया। क्या ये अतिशयोक्ति सही है? तो आंसर है कि ये अतिशयोक्ति जो लिखा हुआ है वो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें यहाँ पर जो आपके पास श शकर आधा है, ये श शकर इसमें यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और जब ये पूरा होगा तो ये इस रूप में आपके पास यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो अगला आपके पास इसमें यहाँ पर जो विश्व प्रश्न है वो यहाँ से इसमें बन सकता था, विश्व साहित्य में इस नाटक को जो स्थान प्राप्त है, विश्व साहित्य में इस नाटक को जो स्थान प्राप्त है वह अब तक किसी भारतीय रचनाकार की पहुंच से परे हैं। अब जैसे अगला प्रश्न उन्होंने यहाँ पर ये पूछ लेना कि ये जो आया परे, परे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि दूर दूर तक कोई भारतीय जो है यहाँ पर नहीं गया। फिर अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर बना दें कि ये जो भारतीय शब्द है दिए गए हिंदी भाषाई बोध में, इसका बहुवचन क्या होगा? तब आपने कहा भारतीयों, बिल्कुल सही। लेकिन जब 4 ऑप्शन देगा तो इसमें जब भारतीय लोग, भारतीयों जब इसको बनाते हैं तो सामान्यतः इस पर छोटी ई की मात्रा लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ता में छोटी ई की मात्रा नहीं आएंगी। जब भारत से भारतीयों से जब भारतीय से भारतीयों बनाते हैं तो ता पर बड़ी ही की मात्रा ही रह जाती है। तो ये जानकारी भी आपको इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास 22 नंबर का जो है पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया। फिर आगे इस नाटक में कालिदास ने भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों को आदर्श रूप से चित्रित किया है ना। अब यहाँ पर अगर अपन इसमें देखें तो क्या कोई प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आंसर है इसमें नहीं। फिर आगे चलें, उन्होंने श्रृंगार, अब जैसे यहाँ पर आया, ये आया इसमें उन्होंने श्रृंगार, तो ये श्रृंगार शब्द शुद्ध है। तो वैसे तो श्रृंगार शब्द जो है वो आपके पास इस रूप में आता हुआ दिखाई देता है। सही मायने में श्रृंगार जो है वो ऐसा है। तो ये वाला पॉइंट अपने पास यहाँ पर कैसा है? तो एक दृष्टि से ये शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। जनरली हम इस वाले श्रृंगार को ऐसा लिख सकते हैं। आजकल जो नए फ़ॉन्ट चले हैं उसमें वहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लेकिन अपन तो ये मान कर चलें कि अभी जो है इसमें यहाँ पर गलती है ना। फिर आगे आया इसमें यहाँ पर कि जैसे मान लो ये जीवन शब्द आ गया, तो आपको व्याकरणिक दृष्टि से पूछ लेगा कि जीवन का विलोम क्या है। आप इसमें यहाँ पर ये बता दें कि जीवन का विलोम क्या है। तो जीवन का विलोम मरण है कि मृत्यु है, कि यहाँ पर मृत्यु है या और कोई ऑप्शन है, तब आपको इसमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 23। फिर अगला अपने पास है सुरुचिपूर्ण, इसमें यहाँ पर आपको उपसर्ग नजर आता है और वो कौन सा है? तो वो है आपके पास यहाँ पर सु। प्रभा को काव्य जगत की, क्या काव्य के जगत के अंतर्गत जगत आने वाला ये शब्द जो है वो शुद्ध है? तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जिस जगत की बात कर रहे हैं वो है जग वाला, वो है दुनिया वाला, वो है संसार वाला। तो जग वाला, दुनिया वाला, संसार वाले की जब अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं है। ये जगत वो है जो आमतौर पर कुआं होता है ओपन वाला, उस ओपन कुएं की चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जो चबूतरा होता है, वो ये वाला है। अपना जो जग जहान संसार वाला जो कुआं है, वो जग जहां संसार वाला जो जगत है उसमें हलंत आता है।
तो ये अपने को इसमें यहाँ पर ध्यान रखना था। 25 नंबर का प्रश्न कि गौरवशालिनी। अब जैसे यहाँ पर आया ना कि कोई कठिन शब्द आ जाए तो उस कठिन शब्द का आपको अर्थ पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो गौरवशालिनी शब्द हैं, इस गौरवशालिनी शब्द का अर्थ क्या है ना। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें कि ऐसा कोई काम जहाँ पर गौरव करने योग्य हैं, मतलब हमें जो है वो अपने आप पर गर्व करना चाहिए। फिर आगे मर्यादा के भीतर रखकर लोकोत्तर। अगला प्रश्न वापस आपके पास यहाँ से कि लोकोत्तर शब्द में संधि कौन सी है। फिर अगर अगला पॉइंट लोकोत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। फिर अगला पॉइंट लोकोत्तर शब्द में कौन सी दो ध्वनियों का मिला। फिर अगला पॉइंट इसमें कि लोकोत्तर शब्द में कितनी संधियां पॉसिबल है। अब यहाँ पर अच्छो का जो ज्ञान है ना वो धराशायी पर या धरा पर आता हुआ दिखाई देगा। जब ये पूछेगा कि लोकोत्तर शब्द में कितनी संधियां संभव है, तब इसका उत्तर जाएगा यहाँ पर कि 2। क्या तो आंसर आया इसमें कि एक पॉइंट इसमें आप कहोगे लोक, और दूसरा अपन ने कहा यहाँ पर शब्द आए उत्तर। फिर इसी उत्तर को जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है पुनः ये टूटेगा उद और तर के रूप में। तो यहाँ पर पहले ये गुण संधि का एग्जाम्पल बना, पहले आपके पास यहाँ पर ये गुण संधि का एग्जाम्पल बना ये वाला पॉइंट, और फिर ये व्यंजन संधि का पॉइंट बना। तो इसमें यहाँ पर लोकोत्तर शब्द में ये ऐसा, अगर अपन ऑल इंडिया वाले टाइटल्स को अगर देखते हैं तो इस प्रकार की संभावना इसमें यहाँ पर बनने लग गई है। क्योंकि कोई शब्द, जैसे क्या आपका ये प्रश्न कभी बनता है, क्या आपका ये शब्द बनता है, जैसे मान लो अगर सुरुचिपूर्ण शब्द उठा लिया तो क्या ये प्रश्न इसमें यहाँ पर बनता है कि इसमें यहाँ पर कितने उपसर्ग हैं। आंसर है हाँ, आपने कई सारे एग्जाम में टिक किया है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। जब इस प्रकार के ऑप्शन अगर टिक करते हो तो एग्जामिनर ने ध्यान आपका इधर की तरफ भी आकर्षित करवा दिया है ना। तो ये जो पॉइंट आपके पास आया इसमें कि इसमें यहाँ पर लोकोत्तर शब्द में 2 बार, पहले ये मेन था उद प्लस तर से ये उत्तर बना व्यंजन संधि के रूल से, और उसके बाद उत्तर में जब लोक जुड़ा तो लोकोत्तर बना ओ के साउंड से गुण स्वर संधि का पॉइंट। तो ये आपके पास यहाँ पर आनंद की सृष्टि की है। अब इसमें यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें जैसे ये हो गया, तो ये जो आपके पास वो पूछेगा कि ये जो टाइटल है और ये जो टाइटल है आपके पास ये किस प्रकार का चिन्ह है। मान लो उन्होंने पहला शब्द लिया नाटककारों में डैश 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 लगा करके, फिर आखिरी में लिखा सृष्टि की है, और ये जो है इन्वर्टेड कामा में है। तब आपसे वहां पर पूछा कि किस प्रकार का चिन्ह है, तब आप ये कहोगे कि ये उद्धरण चिन्ह है। इस उद्धरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तब यहाँ पर आप कहोगे अवतरण चिन्ह। यह अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह किस प्रकार का है, क्या ये एकहरा सिंगल इन्वर्टेड कामा है, क्या ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। तब आप और हम इसमें यहाँ पर उत्तर देंगे कि ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा है ना, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कामा है। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर जो इसमें आते हुए दिखाई दिए वो आप इसको यहाँ पर इस नज़र से देखेंगे। तो इस हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत जिस बात का मैंने फोकस कराने का आप लोगों को प्रयास किया, वो प्रयास यहाँ पर ये किया कि हमें यहाँ पर कोई चीज़ तथ्यात्मक रूप में है तो उसके साथ व्याकरण का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, और ऑल इंडिया लेवल की जब एग्जाम्स का एनालिसिस करके हम यहाँ पर किसी पॉइंट विशेष की तरफ अगर जाने का प्रयास करते हैं तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कैसा और किस रूप में हो सकता है, उसको अपन ने इससे यहाँ पर देखने का प्रयास किया, या इससे जो है इसमें यहाँ पर देखा, ताकि हमारा प्रश्न इसमें यहाँ पर किसी भी हालात में गलत ना होने पाए। ठीक है, तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर क्या है, तो आंसर इसमें देखो देखने को तो ये है कि जरा से शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मान करके चलिए कि इसमें आपके पास यहाँ पर 31 प्रश्नों का एक कॉम्बो पैक कैसे बन सकता है, इस दृष्टि से पढ़ना। अवसर जब पहली बार इस प्रकार के मिलते हैं तो उस अवसर को प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। नए पैटर्न में जब हम यहाँ पर अगर घुसने का प्रयास करते हैं तो नए पैटर्न वाले स्टाइल में हम भी किसी से कम नहीं है वाली स्टाइल से यहाँ पर अपने को जाना है। फिर अंततः तो एग्जामिनेशन हॉल में जो होगा वो होगा। अपने पास सारी रणनीतियाँ होनी चाहिए। यदि पर्टिकुलर किसी प्रकार की कोई रणनीति कौन सी वहाँ फिट होगी वो अपने को नहीं पता, क्योंकि जब इस प्रकार के टाइटल पहली बार होते हैं तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं समस्या तो खड़ी करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसको देखने का प्रयास किया। यदि अगर आप इन सारे टाइटल्स को इसी रूप में कहीं ना कहीं देखेंगे तो मान करके चलिए
कि आपके पॉइंट इसमें यहाँ पर गलत होने की संभावना है थोड़ी सी नील होती हुई दिखाई देगी या कहीं ना कहीं इसमें गलत नहीं होंगे। इतना अपना पूरा यहाँ पर निष्कर्ष है। इस पैराग्राफ को दो दृष्टिकोण से, पहला दृष्टिकोण आपके पास यहाँ पर फैक्चुअलनेस, तथ्यात्मकता, सीधे सीधे प्रश्न के ऑप्शन उठाएं और उसको जो है अपन ने यहाँ पर देखा, सीधे सीधे जो है इसमें यहाँ पर तथ्य उठाएं और अपन ने इसके उत्तरों में रख दिया। उसी प्रकार से कुछ पैसे जैसे होते हैं जो वर्णनात्मक होते हैं, व्याख्यात्मक होते हैं और निष्कर्ष पर आधारित भी होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर अगले उसमें बताने का प्रयास इसमें यहाँ पर या अगले इसमें यहाँ पर जो है इनको बताएंगे, ताकि अपनी रणनीति होलिस्टिक वाली हो कि हमारा प्रश्न यहाँ से जो है गलत नहीं होगा। इसी बात के साथ इस पॉइंट को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।